वेलकम टू गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है रात की 9:15 क्लास ऑफ 100 टॉपिक ऑफ सिलेक्शन इन नॉर्सेट, या बात करें आपका सीआरई एग्जामिनेशन के अंदर। आपका एमएसएन ओबीजी के बाद अब हम लेके आए आपके पास पीडियाट्रिक टॉपिक। इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर टॉपिक देखने को मिलेंगे। हम बात करें 100 टॉपिक, ऐसे टॉपिक होंगे जो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बूस्टअप क्लास के रूप में काम करेंगे, या बात करें आपके जो स्टडी चल रहा है उसको एक क्या देंगे, बूस्टअप प्लान यहाँ पर देंगे। डेफिनेटली द क्लासेस विल हेल्प टू यू टू गेट योर सिलेक्शन इन एम्स या एनी एग्जाम, कोई भी आरआरबी एग्जाम हो, डीएसएसबी एग्जाम हो, उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली। चलिए आज बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास आपके लिए क्या है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म पे क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है 1 फेब 2025 से। आप लोग जाकर एक बार ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से फ्री टेस्ट सीरीज ऑफ आरआरबी का भी बेनिफिट ले सकते हो। कोर्स को जाके चेक कर सकते हो। कोर्स प्रीमियम कंटेंट के साथ ओनली 4499 के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। बात करें कंटेंट की तो आपको हमेशा यहाँ पर नर्सिंग वाईफाई जो लेके आता है, प्रीमियम कंटेंट लेके आता है। आपके टीचर्स की बात करें, आपको ऑलरेडी पता है, टीचर्स हैविंग द वेल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ एम्स एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन। तो हम चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन था हमारे पास कि फ्री टेस्ट आपका अवेलेबल है कहाँ पर, आरआरबी की बात करें, आरआरबी के रिगार्डिंग जो फ्री टेस्ट अवेलेबल है वो आपका कहाँ अवेलेबल होगा, नर्सिंग वाईफाई ऐप पर जाकर आप क्या कर सकते हो, वहां से परचेज कर सकते हो। परचेज नहीं बोलूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो, या इन कॉन्टेक्ट पे क्या कर सकते हो, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पर, आज का हम जो टॉपिक लेके आए पीडियाट्रिक का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर नॉर्सेट एग्जामिनेशन, जॉइंटिस या हाइपर बिलिरुबिया के बारे में बात करेंगे। न्यूनेटल जॉइंटिस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जॉइंटिस की रिगार्डिंग। अगर बात करें कि जॉइंटिस एट बर्थ और विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू, एक बच्चा है जिसको 24 आवर्स के अंदर या 8 बर्थ क्या देखने को मिल रहा है, जॉइंटिस देखने को मिल रहा है। तो क्यों देखने को मिलता है, बात करें, पहला यहाँ पर ऑप्शन है इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस, नेक्स्ट वन है कंजेनाइटल हाइपर बिलिरुबिया, नेक्स्ट है बिलियरी एट्रीसिया और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ न्यूबॉर्न। तो आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो कि आपका जो 8 बर्थ जॉइंटिस दिखाई देता है या विद इन 24 आवर्स जो बर्थ के बाद जॉइंटिस या पीलिया दिखाई देता है, येलो कलर स्किन डिस्कलरेशन दिखाई देता है बच्चे के अंदर, वो किस वजह से दिखाई देगा। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जॉइंटिस के बारे में। चलेगा, हमने पहले बोला कि हम इस जो 100 टॉपिक एमसीक्यू सीरीज लेके आए आपके लिए, उसके अंदर केवल क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करेंगे, आपका रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा उसका भी क्या करेंगे, डेप्थ में जाकर डिस्कशन करेंगे, ताकि इसके अलावा आपके और भी क्वेश्चन एमसीक्यूज है वो यहाँ पर क्या हो, क्लियर हो सके। चलेगा, तो बात करते हैं यहाँ पर हाइपर बिलिरुबिया के बारे में। देखिएगा, अगर मैं बात करूं किसकी, न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिया, किसकी बात करूं, न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात यहां पर करते हैं कि न्यूनेट होता क्या है। तो कोई भी बच्चा जिसका एज क्या है 0 to 28 डेज है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूनेट बोलते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरीज होती है, अर्ली न्यूनेट बोलते हैं 0 to 7 डेज, जो बेबी होगा उसको अर्ली न्यूनेट बोलेंगे। लेट न्यूनेट का मतलब होता है 8 to 29 डेज का जो बेबी होगा उसे लेट न्यूनेट बोलेंगे। इसके बाद 29 से लेकर 1 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट बोला जा रहा है। तो ये तो क्लियर हुआ कि न्यूनेटल का मतलब ऐसा बच्चा जिसका बर्थ क्या है, अभी डेज क्या है, 0 से 28 डेज है, उसे क्या बोलेंगे, न्यूनेट बोलेंगे। हाइपर बिलिरुबिया का मतलब हो गया येलो डिस्कलरेशन, या बात करें सीरम बिलिरुबिन का क्या होना, इंक्रीज होना, इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल किसके अंदर इंक्रीज होगा, बात करें ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके अंदर होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कैसा डिस्कलरेशन देता है ये येलो डिस्कलरेशन देता है बॉडी में, कहते हैं येलो डिस्कलरेशन देता है। चलिए, ये तो बात हुई नॉर्मल। अब बात करें कि बच्चे के अंदर जॉइंटिस कब कंसीडर किया जाता है। तो अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल, नॉर्मल टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल जो होता है 0.8 to 1.2 mg
पर डीएल का मतलब है 100 ml के अंदर होगा, ये होता है। अगर किसी बच्चे को जॉइंडिस है तो टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल किसी तरह होगा 5 mg पर डीएल से ज्यादा होगा, किसी तरह को 5 mg पर डीएल से ज्यादा होगा। अगर किसी एडल्ट की बात करें, एडल्ट के अंदर जो जॉइंडिस कंसिडर किया जाता है कब करते हैं, किसी पर्सन के अंदर 2 mg पर डीएल से ज्यादा अगर क्या हो जाए, सीरम बिलिरुबिन लेवल हो जाए, तो उसे क्या बोल देते हैं यहाँ पर, जॉइंडिस बोल देते हैं एडल्ट के अंदर। बच्चों के अंदर कब बोलते हैं, जब टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल किससे ज्यादा हो जाए, 5 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाए, mg पर डीएल से ज्यादा, क्या बोलेंगे यहाँ पर, जॉइंडिस बोल देंगे। बच्चों के अंदर क्या बोल देंगे, जॉइंडिस कंसिडर कर ले। किसके अंदर, चाइल्ड्स के अंदर। या बात करें न्यूबॉर्न बेबीज की बात करें, उनके अंदर कंसिडर करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर अब टाइप्स ऑफ जॉइंडिस। क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंडिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंडिस की मैं बात करूं, बेसिकली हमारे पास 4 टाइप ऑफ जॉइंडिस होता है। फर्स्ट जो जॉइंडिस है हमारे पास वो होता है पैथोलॉजिकल। क्या होता है, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस, मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजिकल रीजन रहेगा जिस वजह से क्या होगा, सीरम बिलिरुबिन लेवल क्या होगा, बॉडी के अंदर बढ़ेगा। अगर पैथोलॉजिकल जॉइंडिस की मैं बात करूं कि पैथोलॉजिकल जॉइंडिस कब दिखाई देता है, तो फर्स्ट वन इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट्स अपीयर विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। ठीक है, या बात कर सकते हैं यहाँ पर कि विद इन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। यूजुअली जो टाइम होता है 12 to 24 आवर्स यहाँ पर रहता है। अगर बात करें इसके अंदर टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होगा, तो मोर देन 15 mg पर डीएल से क्या ज्यादा रहेगा सीरम बिलिरुबिन लेवल। नेक्स्ट में बात करूं कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो होता है कर्निक इक्टेरस का मतलब होता है कि अगर टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल किससे ज्यादा हो जाए, 20 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाए, तो उसे कर्निक इक्टेरस बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी। क्या होता है, बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाता है, बिलिरुबिन यहाँ पर क्रॉस कर जाता है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको समझ में आई होगी यहाँ पर कि इस केस में क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या करते हैं, तो देखो अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल दिया है, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस दिया हुआ है और ये मेंशन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर कि बच्चे को क्या है कि सीरम बिलिरुबिन 20 mg पर डीएल से ज्यादा है या पैथोलॉजिकल जॉइंडिस है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा वो रहेगा ईबीटी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इनिशियल फेजेस में जब तक डायग्नोसिस नहीं होता है, फोटोथेरेपी वहां पर यूज करते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया होगा पैथोलॉजिकल जॉइंडिस के बारे में। और भी टाइप्स हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। पहला टाइप हुआ पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। क्वेश्चन पे आ जाइएगा वापस, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस का अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइम ड्यूरेशन की बात की। तो ये तो पता लग गया हमें इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो बेबी के अंदर जॉइंडिस देखने को मिलेगा विद इन 24 आवर्स, किसकी बात कर रहे हैं, विद इन 24 आवर्स जो जॉइंडिस देखने को मिलेगा वो कौन सा जॉइंडिस मिलेगा, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। कौन सा मिलेगा, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस, या बोल सकते हो हाइपर बिलिरुबिन। अब बात ये आती है कि पैथोलॉजिकल जॉइंडिस होता क्यों है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हमने डिस्कस किए थे। तो मोस्ट कॉमनली इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस का मतलब होता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा इसका, तो इसका होता है यहाँ पर सीवियर हीमोलाइसिस। क्या होता है, सीवियर हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। जितनी ज्यादा आरबीसी टूटेगी और आरबीसी के टूटने से क्या होता है, स्प्लीन के अंदर हमारे पास बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है। तो जितनी ज्यादा आरबीसी टूटेगी उतनी जल्दी क्या होगा, बिलिरुबिन बॉडी के अंदर राइज होगा। तो इरिथ्रोब्लास्टो जो फिटिलिस होता है इस केस के अंदर क्या होता है, सीवियर हीमोलाइसिस होता है। क्या होता है, सीवियर हीमोलाइसिस होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस का मोस्ट कॉमन कॉज बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। और क्या ऑप्शन आ सकता है इसके अलावा, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है कई बार एग्जाम में एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल जॉइंडिस होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ग्लूकोज 6 पीडी
डेफिशिएंसी ये एक प्रकार का कंजेनाइटल डिजीज है जो क्या करता है, ग्लूकोज 6PD हमारे पास जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसको बनाने का काम करता है। तो अगर उसका डेफिशिएंसी है तब भी क्या होगा, यहाँ पर आरबीसी का सीवियर हिमोलाइसिस होगा। तो ऐसा कोई भी केस जहां पर आरबीसी का सीवियर हिमोलाइसिस हो, उस केस में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस डेवलप होता है। और मोस्ट कॉमन जो कोज होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का वो होता है हमारे पास आरएच इनकम्पेटिबिलिटी या एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी या एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस आप उसको बोल सकते हो। चलेगा, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारी तरफ से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है, और सारे टॉपिक्स पढ़ते चलेंगे हम धीरे धीरे। चलेगा, नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन देखिएगा पहले अच्छे से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी चलेगा। ए 4 days ओल्ड बेबी जो कि ब्रेस्ट फीड पे अदरवाइज वेल टर्म न्यूनेट प्रेजेंट विद जॉन्डिस ऑन टेस्टिंग द बिलिरुबिन लेवल वाज फाउंड 18 mg/dl विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। एक 4 दिन का बच्चा है जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, उसके बाद भी बच्चे को क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, टर्म न्यूनेट प्रेजेंट विद जॉन्डिस, टेस्टिंग ऑफ बिलिरुबिन लेवल, हम बिलिरुबिन लेवल टेस्ट कर रहे हैं तो 80 mg/dl आ रहा है। तो हम क्या यहाँ पर बेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर स्टार्ट फोटोथेरेपी एंड कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीड। क्या करना है, स्टार्ट फोटोथेरेपी एंड कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीड देना है, स्टार्ट आईवी फ्लूइड एंड गिवन द फोटोथेरेपी, स्टार्ट आईवी फ्लूइड एंड गिवन फोटोथेरेपी देना है, इनिशिएट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे या स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड डू फोटोथेरेपी, कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे और फोटोथेरेपी देंगे। तो आपके पास फिर से 1 मिनट का समय है और आप बता सकते हो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। चलेगा, हाँ जी देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या चीज देगी। 4 दिन का बच्चा है, क्वेश्चन अच्छे से देखना है, 4 days का बेबी है, ठीक है 4 days का बेबी है, उसको जॉन्डिस हो रहा है, मतलब हमारे पास अगर जॉन्डिस है वो कब हो रहा है, 4 days पे। सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना है, 80 mg/dl है, कितना 80 mg/dl है, ठीक है। विच ऑन फॉलोइंग मैनेजमेंट शुड बी डन, क्या मैनेजमेंट करेंगे, और बच्चा ब्रेस्ट फीड भी कर रहा है, बच्चा ऑन द चाइल्ड ऑन ब्रेस्ट फीड पर है। पहले देखो क्वेश्चन देखने का तरीका होता है एलिमिनेशन टेक्निक्स, पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं इसका, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। चलेगा, हमने पहला पढ़ लिया यहाँ पर, दूसरा देखिएगा सेकंड वन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, सेकंड जॉन्डिस देखिएगा यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है इसके बारे में बताया जाता है, क्या बताया जाता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है सेकेंड डे ऑफ लाइफ पर देखने को मिलता है, सेकेंड डे ऑफ लाइफ सीन दिखाई देता है, या बात करें 30 आवर्स, ठीक है 30 आवर्स टू 72 आवर्स पर क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। जनरली जो सीरम बिलिरुबिन होगा, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल, ठीक है वो कितना होगा, 15 mg/dl के आसपास होगा या उसके इक्वल होगा जनरली। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि और क्या मोस्ट कॉमन कोजेज क्या होते हैं, इसके कोजेज होता है यहाँ पर इमेच्योरिटी ऑफ लीवर, लीवर का इमेच्योर होना, ठीक है लीवर का क्या होना, इमेच्योर होना मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है इसका फोटो थेरेपी, क्या होता है फोटोथेरेपी। ये क्लियर हुआ। कुछ बेसिक हमने बात की कि फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है बच्चों के अंदर वो सेकंड डे ऑफ लाइफ पर दिखाई देता है, ठीक है। जनरली अपीयरेंस कब होता है, तो लगभग सेकंड डे ऑफ लाइफ 30 से 72 आवर्स में अपीयर होगा। टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल 15 mg/dl के आसपास रहेगा। कोजेज मोस्टली देखा गया इमेच्योर लीवर की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें तो फोटोथेरेपी उसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में रखा गया। अब क्वेश्चन पे आइए वापस, देखो हमारे पास जो एक केस बना है, ये केस किसका है हमारे पास, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का ही है, अदरवाइज केस तो किसका है हमारे पास, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। मैं क्लियर करता हूं, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का जो कॉम्प्लिकेशन पढ़ा था हमने, कॉम्प्लिकेशन था कर्निक इक्टेरस, ठीक है। इसके अंदर सीरम बिलिरुबिन कितना 20 mg/dl, और अगर कर्निक इक्टेरस है तो हम क्या करते हैं, ईबीटी एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं। इंडिकेशन क्या है इसका, इंडिकेशन होता है यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन लेवल, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है, ठीक है
टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल क्या होना चाहिए यहाँ पर 20 mg/dl से ज्यादा होना चाहिए, या कोड अम्बिलिकल कोड ब्लड के अंदर बिलिरुबिन लेवल कितना होना चाहिए 10 mg/dl से ज्यादा होना चाहिए, तब तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, बॉडी से ब्लड बाहर निकालते हैं और नया ब्लड बेबी को क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन इनिशियल फेज में क्या आंसर करना होता है हमें, कि हमारे पास क्या है, हमें जनरली पता है कि जो जॉन्डिस होता है वो अपेयर कब होता है, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पर अपेयर होता है। कौन सा, पैथोलॉजिकल, पर यहाँ पर 4 डे, मतलब बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कर रहे थे पर धीरे धीरे बच्चे को क्या हो रहा है, जॉन्डिस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज वेल टर्म नियोनेट प्रेजेंट विद जॉन्डिस ऑन द टेस्टिंग सीरम बिलिरुबिन लेवल अभी कितना उसका 80 mg/dl, तो दैट इज अ सस्पेक्टेड केस कि आपका हो सकता है पैथोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, पर जनरली हम पैथोलॉजिकल मान के चल रहे हैं बिकॉज सीरम बिलिरुबिन लेवल 15 mg/dl से हमारे पास क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट मैनेजमेंट शुड बी डन, तो उस केस में मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट फोटोथेरेपी एंड कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीड, ये आंसर करेंगे। बी ऑप्शन है स्टार्ट आईवी फ्लूइड एंड गिवन फोटोथेरेपी, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएट एक्सटेंड ट्रांसफ्यूजन, क्या एक्सटेंड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, या स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड फोटोथेरेपी। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का केस भी अगर हमें मिलता है, बट अगर सीरम बिलिरुबिन 20 mg/dl से ज्यादा नहीं है, 20 mg/dl से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टार्ट फोटोथेरेपी एंड कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीड। क्या करना है, स्टार्ट फोटोथेरेपी चालू करना है और कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड वहां पर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस केस में ब्रेस्ट फीडिंग बंद क्यों नहीं किया, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस भी हो सकता है, पर जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस देखने को मिलता है वो 7th डे ऑफ लाइफ पर देखने को मिलता है, 7th डे ऑफ लाइफ पर देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, स्टार्ट फोटोथेरेपी एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ये सीरम बिलिरुबिन लेवल 20 mg/dl से ज्यादा देता तो हमारा जो काम होता इनिशिएट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, हम बिना कुछ सोचे समझे क्या कर देते, बच्चे को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के ऊपर लगा देते या रख देते। चलेगा, आई थिंक क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपका, और सेकंड टाइप भी क्लियर हुआ होगा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर से। चलिए, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी अच्छे। चलिए नेक्स्ट आ गया आपके पास, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ये थर्ड टाइप है जॉन्डिस का जिसे ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ऑल ऑफ फॉलोइंग आर ट्रू, सत्य है अबाउट द ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। पहला ऑप्शन है बिलिरुबिन इज 10 to 15 mg/dl, अकर्स बिटवीन 5 to 10 days ऑफ लाइफ, फोटोथेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, स्टैंडिंग ऑफ डायपर्स बाय द यूरिन इज प्रेजेंट, स्टैंडिंग मिलेगी उसमें येलो कलर, और ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टॉप टू टीयर इट, जब तक ये खत्म नहीं होता, या ट्रीट ब्रेस्ट फीडिंग क्या कर देना, स्टॉप कर देना। चलेगा, तो बात करते हैं इसके बारे में। मैंने पहले बोला हम एक एक टाइप पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने टाइप पढ़े, 2 टाइप पढ़े। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप क्या होता है, थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूं 3-1 ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, समझिएगा इसके बारे में, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अब आप सोच रहे होंगे कि फोटोथेरेपी पे जब सीरम बिलिरुबिन लेवल बड़ा होता है तब तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क क्या करना चाहिए, बेबी को पिलाना चाहिए, ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ताकि उसके अंदर क्या होगा, आपका यूरिन और स्टूल बनेगा, और यूरिन और स्टूल जब बनेगा तो यूरिन स्टूल किस में हेल्प करेंगे, आपके यहाँ पे बिलिरुबिन को बॉडी से बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो देखिएगा होता क्या है यहाँ पर, पहले कहानी सुनिएगा। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस की बात करें, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस दिखाई देता है 5 to 7 या 5 to 10 days ऑफ लाइफ, 5th to 10 days ऑफ लाइफ, 5th to 10 days ऑफ लाइफ, जनरली हम बोल सकते हैं 7th डे पर, 7th डे पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं सीरम बिलिरुबिन लेवल, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, 10 to 15 mg/dl से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बात करें आगे इसके अंदर क्यों होता है, कोजेस की बात करूं तो क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क कंटेनिंग कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि प्रेग्नेंट डियोल, ठीक है, बीटा ग्लूकोरोनिक एसिड, फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है,
ये सारे मिलकर क्या करते थे, डिक्रीज द एक्टिविटी ग्लूकोरोनिक एंजाइम, या बात करें डिक्रीज द एक्टिविटी ग्लूकोरोनिक एंजाइम। ग्लूकोरोनिक एंजाइम, अब आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया नहीं होगा कि अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है सर। तो देखिएगा पहले चीज कि कोई फर्स्ट बार मदर जो प्रेग्नेंट हुई है, अभी बच्चे को बर्थ दिया है, या बात करें कि कोई मदर जो होती है जिसके अंदर ट्रांजिशनल फेज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन चलता है, ठीक है, सबसे पहले कोलेस्ट्रम हो गया, ठीक है, फिर वहां पर ट्रांजिशनल फेज हो गया, फिर मैच्योर मिल्क हो गया। जो ट्रांजिशनल फेज चलता है, ट्रांजिशनल फेज का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपका लगभग 2 to 14 डेज या 3 to 14 डेज जो चलता है, उसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो मदर ब्रेस्ट फीड कराने वाले उसके मिल्क के अंदर प्रेग्नेंटियोल, बीटा ग्लूकोरोनिक एसिड, फ्री फैटी एसिड क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो बीटा ग्लूकोरोनिक की बात करें ग्लूकोरोनिडेज की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब कहानी सुनेगा आगे को ग्लूकोरोनिडेज क्या काम आता है। देखिएगा जो ग्लूकोरोनिडेज होता है, रोनिडेज एंजाइम होता है, ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और ये क्या करता है, यूरिन प्लस स्टूल से यूरोबिलिनोजन और स्टेकोबिलिनोजन के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में नहीं बदल पाएगा, तो ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन सीरम या ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और बच्चे के अंदर क्या दिखाई देगा, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस दिखाई देगा। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर ट्रीटमेंट के रूप में कि लगभग 14 डेज के लिए, या बात करें 7 to 10 डेज के लिए क्या कर दो, स्टॉप ब्रेस्ट मिल्क। मैनेजमेंट में क्या कर देंगे, मैनेजमेंट में कर देंगे यहाँ पर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, स्टार्ट फोटोथेरेपी। सेकंड वन क्या करें, स्टार्ट फोटोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। यहां पर जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, तो क्या होता है, डायपर में येलो कलर स्टेनिंग होता है। येलो कलर स्टेनिंग क्या होता है, येलो कलर स्टेनिंग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस बेबी के अंदर होता है। कई बार क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन है कि बीइंग ब्रेस्ट फीड, एक चाइल्ड को बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है, तो किस प्रकार का जॉन्डिस है, तो वो किस प्रकार का जॉन्डिस रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। के ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है, उसे बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। अब आप क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। देखिएगा बिलिरुबिन भी हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज, ठीक है, कब दिखाई देगा, यहाँ पर 5 to 10 डेज में दिखाई देगा। ट्रीटमेंट के अंदर फोटोथेरेपी यूज कर सकते हैं। देखो जनरली फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं होता, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें दिखाई देगी, क्या नहीं दिखाई देगा, स्टेनिंग ऑफ डायपर इन यूरिन इज प्रेजेंट, ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं हो रहा है, यहां पर हमने डिस्कस किया था, सॉरी, हाँ, यहाँ पर येलो डिस्कलरेशन दिखाई देता अगर इस प्रकार से हमारे पास क्या होता, बाहर यूरिन के रूप में बाहर निकलता, यूरोबिलिनोजन एस्टिकोबिलिनोजन निकलता, तो येलो कलर स्टेनिंग डायपर में दिखाई देता। नहीं निकल रहा है, ब्लड सीरम के अंदर इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, स्टेनिंग वहां पर देखने को नहीं मिल रही। आई थिंक क्लियर है। स्टेनिंग ऑफ डायपर ऑफ यूरिन इज प्रेजेंट, वो हमें वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि स्टेनिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अगर आपका आंसर देखो, काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कई बार आप टॉपिक पूरा कंप्लीटली डिस्कस करते हो, फिर भी आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशन में। बेसिकली जो कोजेज होता है, उसका रीजंस जो होता है आपका, वो होता है डेप्थ ऑफ द स्टडी एंड डेप्थ ऑफ द टॉपिक। क्या आप टॉपिक की डेप्थ को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। सुपरफिशियली आप स्टडी कर पाते हो कि फोटोथेरेपी का टाइमिंग क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फोटोथेरेपी, ठीक है, क्या क्या टेस्ट हम करेंगे, तो ये चीज इज कॉमन। नाउ द स्टैंडर्ड इज हाई
ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक्स और आपके बिहाइंड द थ्योरी अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्या कर पाओगे, यहाँ पर करेक्ट कर पाओगे। चलेगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक हमारे जो क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, ए न्यूबॉर्न प्रेजेंट विद जॉन्डिस विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, हिज मदर ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव, नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या करेंगे। ठीक है, एक बेबी है, ए न्यूबॉर्न प्रेजेंट विद जॉन्डिस विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, हिज ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करेंगे, वेट फॉर सीरम बिलिरुबिन लेवल बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, फोटोथेरेपी, एक्सटेंड ट्रांसमिट, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फर्स्ट 24 आवर्स में अगर क्या हुआ है, अगर हमें सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज मिला, ए बेबी इज प्रेजेंट विद जॉन्डिस फर्स्ट 24 आवर्स, हिज ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव। तो ये जॉन्डिस तो किसका केस है, अगर बात करें पैथोलॉजिकल, कौन सा केस है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का यहाँ पर केस जो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में बात करूं कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या दे दिया, यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया। क्या दे दिया, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर RH इनकम्प्लीबिलिटी तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, RH इनकम्प्लीबिलिटी तो नहीं होगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी एब्सेंट। क्योंकि RH इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, मदर का ब्लड ग्रुप हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, फादर का तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मदर का नेगेटिव होगा। जो फीटस बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर RH पॉजिटिव। फिर वो उस ब्लड ग्रुप की वजह से उन दोनों के बीच में क्या होता है, रिएक्शंस होती है, और बच्चे के अंदर क्या दिखाई देता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी दिखाई देगा। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, और भी कॉज हो सकता है, ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी हो सकता है, ये हो सकता है भाई। ठीक है, तो हमने मान लिया ये हो रहा है। यहाँ पर हमें सीरम बिलिरुबिन लेवल नहीं दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं बोला गया है कि बच्चे का सीरम बिलिरुबिन 20 mg/dl से ज्यादा है, हमें नहीं दिया गया है कोई भी। तो क्या वेट फॉर सीरम बिलिरुबिन लेवल बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, क्या हम वेट करेंगे बच्चे के लिए, या फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे, या एक्सटेंड ट्रांसफ्यूजन दे देंगे, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे। तो भाई बेसिक बात है, अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस दिखाई दे रहा है, अभी हमारे पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिसीव नहीं हुआ है, या हमें कोई भी वहां पर सीरम बिलिरुबिन लेवल नहीं मिला है, तो इनिशियली सबसे पहला हमारा काम बनता है कि हमें पता है कि सीरम बिलिरुबिन किस चीज से कम होता है, फोटोथेरेपी से। तो हम क्या स्टार्ट कर देंगे भाई, यहाँ पर क्लियरली क्या कर देंगे, फोटोथेरेपी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोटोथेरेपी यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटोथेरेपी। वी विल वेट, इन्वेस्टिगेट आता है, अगर सीरम बिलिरुबिन 20 mg/dl से ज्यादा निकलता है तो हम क्या कर देंगे, फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। पर अभी जो बेस्ट मैनेजमेंट रहेगा वो रहेगा फोटोथेरेपी स्टार्ट करना। तो हम क्या कर देंगे, बच्चे का फोटोथेरेपी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। और क्या बोलेंगे, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 हार्ली, अगर बेबी एक्टिव है, बेबी क्या है, एक्टिव है, तो एवरी 2 हार्ली क्या करेंगे, यहाँ पर फीडिंग के लिए बोलेंगे। फोटोथेरेपी स्टार्ट किया है तो IV फ्लूइड भी स्टार्ट कर देते हैं, 20 to 40 ml पर kg एक्स्ट्रा फ्लूइड क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन, ताकि फोटोथेरेपी की वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। बात करें अगर बच्चा NICU के अंदर है, बच्चा अगर NICU के अंदर है तो टेम्परेचर क्या रखेंगे, 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर वहां पर रखेंगे। किसके लिए, यहाँ पर वार्मथ मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, ये और भी डिस्कशन करेंगे फोटोथेरेपी के बारे में, ये कुछ चीजें हुई जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। चलेगा, आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेशन में आपको मजा आ रहा होगा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे होंगे। चलेगा, फिर से एक और क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, काफी अच्छा क्वेश्चन, लास्ट नोटसेट के अंदर भी पूछा गया। देखिएगा, ए 4 days old newborn baby is having the icterus involving soul approximately serum bilirubin level is, क्या होगा, यहाँ पर बोला गया है एक बच्चा है, ठीक है, एक 4 दिन का बच्चा है जिसका सीरम बिलिरुबिन लेवल आप गेस करना है, आपको पता लगाना है, जिसकी सोल क्या है, सोल का मतलब ये सोल हो गए, पाम या सोल क्या है, येलो डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है। तो देखो, एक इनिशियल पुराने केस के अंदर हम क्या यूज करते थे, हमारे पास एक इंडेक्स होता था, क्या होता था, इंडेक्स, जिसको हम बोलते थे कर्मर इंडेक्स। क्या बोलते थे हम, कर्मर इंडेक्स। देखिएगा, सीरम बिलिरुबिन डायग्नोसिस करने के लिए पुराने फेज के अंदर एक क्या होता था, हमारे पास कर्मर इंडेक्स स्केल होता था। एक किसका डायग्राम है, अगर मैं डायग्राम की बात करूं, कर्मर इंडेक्स का क्या है, डायग्राम है। ठीक है, एम्स नोटसेट के अंदर पूछा भी गया डायग्राम, किसके लिए असेस करते हैं यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग जो सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज होता है
वो किस डायरेक्शन में होता है? सिफेलोकोडल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बढ़ता है? सिफेलोकोडल डायरेक्शन, मतलब हेड टू टोए डायरेक्शन में क्या होता है? येलो डिस्कलरेशन बॉडी का दिखाई देता है। उसने क्या बोला? किसी बच्चे के पाम एंड सोल अगर क्या है? येलो डिस्कलरेशन है तो सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होगा? अगर पाम एंड सोल येलो डिस्कलरेशन हो चुके हैं तो सीरम बिलिरुबिन कितना होगा? 15 to 20 mg पर डीएल होगा। या आप बात कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपको डायग्राम देता है एम्स के अंदर और उसमें पाम एंड सोल को येलो कलर का आपको डिस्कलरेशन दिखाई देता है तो वो केस क्या रहेगा? 15 to 20 mg पर डीएल रहेगा। और भी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर डर्मल जोन बनाए हुए अलग अलग। फर्स्ट डर्मल जोन किसको इंडिकेट करते हैं? यहाँ पर हमारे पास इंडिकेट करता है फेस को। किसको इंडिकेट करता है? फेस को इंडिकेट करता है। अगर फेस येलो डिस्कलरेशन हो रहा है तो 4 to 6 mg क्या होगा? यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन रहेगा। दूसरा चेस्ट अपर एब्डोमेन, चेस्ट अपर एब्डोमेन रहे तो 8 to 10 mg पर डीएल रहेगा। लोअर एब्डोमेन एंड थाइज, ठीक है, लोअर एब्डोमेन और थाइज, हाफ थाइज अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पर क्या रहेगा? 12 to 14 mg रहेगा। अपर आर्म्स, सॉरी लोअर आर्म्स एंड लेग, ये लोअर आर्म्स एंड लेग्स अगर इन्वॉल्वमेंट है तो 15 से 18 mg पर डीएल रहेगा। पाम एंड सोल इन्वॉल्वमेंट है तो आप बोल सकते हो 18 से 20 mg पर डीएल रहेगा। जनरली आप इसको अगर क्वेश्चन आता है तो 15 mg पर डीएल से ज्यादा क्या कर सकते हो? कंसिडर कर सकते हो। तो इस प्रकार से डायग्नोसिस यहाँ पर यूज करते हैं। और भी डायग्नोसिस पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ। डायग्नोसिस क्या क्या होता है इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 15। कितना हो जाएगा भाई राइट आंसर? 15 हो जाएगा आपका। 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, which mechanism in phototherapy is clarify responsible for reduction in the serum bilirubin level? जो फोटोथेरेपी मशीन होती है उसमें कौन सा मैकेनिज्म जो है सीरम बिलिरुबिन को कम करने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। तो देखो पहला फोटो ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट है फोटो आइसोमर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्मेशन या कॉन्जुगेशन। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी, किसकी मैं बात करूं? मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी चलेगा। यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, दिखा देते हैं। ये देखो ये फोटोथेरेपी मशीन होता है। ये क्या होता है? फोटोथेरेपी मशीन होता है। जब किसी बच्चे को फोटोथेरेपी मशीन पे रखा जाता है तो फोटोथेरेपी और बेबी के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 18 इंचेस होना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। या 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या कवर होना चाहिए? एक तो हमें रेगुलर 2 आवरली टेम्परेचर चेक करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा क्या करना है? देखिएगा नेक्स्ट क्या करना है? कवर आई एंड जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, क्योंकि ये गोनेडल डैमेज करता है और आपका जो रेटिना है उसको कॉर्नियल अल्सर डेवलप कर देता है। तो इस प्रकार से आई पैचेस या बैंडेज बना के हमें रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी, ठीक है। और भी इसके अंदर मैं बात करूं, दो तरह का लाइट होता है, येलो कलर सॉरी वाइट, ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर। कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है? तो ब्लू कलर ज्यादा इफेक्टिव होता है, व्हाइट कलर कम इफेक्टिव होता है। पर ब्लू कलर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर साइग्नोस नहीं करते यूज, क्योंकि वो साइनोसिस डिटेक्ट नहीं कर पाते। व्हाइट के अंदर साइनोसिस डिटेक्ट कर पाते हैं। तो जनरली मिक्स कलर का लाइट यूज किया जाता है, व्हाइट एंड ब्लू दोनों, ताकि अर्ली डायग्नोसिस कर पाए किसको? साइनोसिस को। और बात करें वेवलेंथ की, बात कर लेते हैं कि वेवलेंथ कितना होता है? 425 से लेकर 475 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे बेस्ट वेवलेंथ होता है। किसके लिए? यहाँ पर फोटोथेरेपी के लिए। फोटोथेरेपी कितने टाइप्स की होती है? फोटोथेरेपी जनरली हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, कन्वेक्शनल फोटोथेरेपी एंड फाइब्रो ऑप्टिक ब्लैंकेट। कन्वेक्शनल फोटोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं? वो जो फोटोथेरेपी देखी थी हमने वो कन्वेक्शनल है, ठीक है। उसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल सरफेस या डबल सरफेस। अगर ऊपर की साइड से लगाए तो सिंगल सरफेस, अगर ऊपर और नीचे की साइड दोनों साइड से लगाए तो डबल सरफेस। नेक्स्ट बात करें, एक ब्लैंकेट आता है जिसको बोलते हैं फाइब्रो ऑप्टिक ब्लैंकेट। वो बेबी के यहाँ पर चेस्ट पे बाइंड कर देते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर फाइब्रो ऑप्टिक ब्लैंकेट। तो ये टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है, कैसे बिलिरुबिन बाहर निकालते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहला ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर फॉर्मेशन। लगभग कितना समय लगता है? पहला इसको 12 आवर्स, मतलब अगर आप किसी को फोटोथेरेपी स्टार्ट किए तो लगभग 12 घंटे बाद ही क्या लो
सैंपल लो, उसके पहले सीरम बिलिरुबिन लेवल कम नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किसकी प्रेजेंस में, फोटोलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, फोटोलाइट की प्रेजेंस में, किसमें बदलता है, जेड फॉर्म अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, मतलब केवल आइसोमर चेंज हुआ है। सेकंड वन स्ट्रक्चर होती है, इसको 12 घंटे लगते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होगा, जो अनकॉन्जुगेटेड, अभी भी अनकॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किसमें चेंज होता है, लूमीरुबिन, लूमीरुबिन। टॉपिक थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कवर करना है क्लास, किसमें, फोटोथेरेपी की प्रेजेंस में। और लूमीरुबिन ही क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है, बॉडी से यूरोबिलिन स्ट्रोकोबिलिन के रूप में बाहर निकलता है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म बोलते हैं। थर्ड वन होती है, थर्ड वन मैकेनिज्म है वो क्या है हमारे पास, फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन। फिर फोटो ऑक्सीडेशन होगा किसका, लूमीरुबिन का, और बॉडी से क्या निकल जाएगा यहाँ पर। तो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा, स्ट्रक्चर आइसोमर फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रक्चर आइसोमर फॉर्मेशन। चलेगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आगे चलेगा। देखो यहाँ पर पूछा गया लेट फीचर ऑफ कर्निक इंटेरस इंक्लूड। लेट फीचर में कर्निक इंटेरस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। देखो कर्निक इंटेरस क्या होता है पहले मैं बात कर लेता हूं। अगर किसी बच्चे के अंदर पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है, क्या है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है ना, और सीरम बिलिरुबिन, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना है, 20 mg/dl है, तो ये क्या कर जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर 3B को क्रॉस कर जाता है और क्या करता है, हिपेटिक एंसेफेलोपैथी करता है। इसे क्या बोलते हैं हम, कर्निक इक्टेरस बोलते हैं, कर्निक इक्टेरस बोलते हैं। जो कर्निक इक्टेरस है, अब यहाँ पर पूछा कर्निक इक्टेरस के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, लेट फीचर के अंदर कौन सा दिखाई नहीं देता। तो कर्निक इक्टेरस में सबसे पहले क्या होता है, लेथार्जिक होता है, क्या होता है, लेथार्जिक। फर्स्ट इनिशियल सिस्टम लेथार्जिक, और लेथार्जिक का मतलब क्या हो गया, हाइपोटोनिया। तो सबसे कॉमन फीचर क्या दिखाई देगा, हाइपोटोनिया दिखाई देगा। उसके बाद अगर माइल्ड एंड मॉडरेट इंक्रीज है तो सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। देन अगर ये क्या कर जाए, बेसल गैंग्लिया, सबसे पहले क्या डैमेज होता है, बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया जैसे डैमेज होगा, कोरियो एथेटोइड या अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट दिखाई देंगे, प्लस ओपस्टियोटोनस बो शेप में या धनुषाकार रूप में क्या दिखाई देगा, स्पाइन दिखाई देगा। तो ये सारे फीचर किसके दिखाई देते हैं, कर्निक इक्टेरस। और मैनेजमेंट क्या होता है कर्निक इक्टेरस का, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमेशा क्या करते हैं, ईबीटी परफॉर्म करते हैं, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करते हैं यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा भाई यहाँ पर क्या, आपका हाइपोटोनिया, क्या रहेगा, हाइपोटोनिया। और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन किसका है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का। आगे चलेगा, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, आगे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फोटोथेरेपी विल बी स्विच ऑफ व्हेन द बिलिरुबिन लेवल इज। फोटोथेरेपी को कब बंद कर देना चाहिए अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल क्या है। तो जनरली देखो फोटोथेरेपी को स्विच स्टार्ट एंड स्विच ऑफ कब करते हैं, 15 mg/dl पे करते हैं। ऐसे आपसे पूछा जाए एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब स्टार्ट करते हैं, तो 20 mg/dl पे स्टार्ट करते हैं, एंड स्विच ऑफ बंद कब कर देते हैं, 20 mg/dl पे ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फोटोथेरेपी का अगर पूछा जाए आपसे, फोटोथेरेपी कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, क्या है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम है आपका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, क्या है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम यहाँ पर रहेगा। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। आगे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर बिलिरुबिनिया इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर सब जरा हाइपर का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तो हमें पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। अगर 20 mg/dl हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, हिपेटिक एंसेफेलोपैथी होता है, और ये क्या करता है, ब्रेन डैमेज कर देता है। अगर हमें इसका अगर फॉलोअप केस में 3 मंथ बाद अगर कोई बच्चा आता है तो कर्निक इक्टेरस के साथ, अगर किसी बच्चे का सीरम बिलिरुबिन लेवल
20 mg पर DL था, क्या था, और अभी वो ठीक हो गया। तो फॉलो अप केयर कब करते हैं? 3 मंथ बाद। और कौन सा टेस्ट करते हैं? बेयर टेस्ट करते हैं, ब्रेन इवॉल्व्ड ऑडियोमेट्री रेस्पॉन्स। ये टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई द नर्वस सिस्टम एंड दूसरा ऑडिटरी सिस्टम को चेक करने के लिए, ये दोनों डैमेज तो नहीं हुए। कौन सा करते हैं? ब्रेन इवोक्ड ऑडियोमेट्री रेस्पॉन्स टेस्ट। और कई बार इसका इमेज भी पूछा जाता है, ठीक है, इमेज आता है, देखना है आपको इमेज यहाँ पर, ये टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। आगे चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, बेबी शुड बी फीड विद बेबी इज नॉर्मल फोटोथेरेपी। अगर बच्चा फोटोथेरेपी पे है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है? तो कोई भी बच्चा अगर फोटोथेरेपी पे होता है तो आपको मदर को एडवाइस करना है कि एवरी 2 आवरली मदर को क्या करना है? यहाँ पर ब्रेस्ट फीड कराना है। बच्चे की आईज जेनिटल एरिया को हमें क्या करना है? कवर करके रखना है। एनआईसीयू टेम्परेचर 26 से 28 पे हमें मेंटेन करके रखना है। आईवी फ्लूइड हम स्टार्ट करेंगे और आईवी फ्लूइड स्टार्ट करने के बाद 20 to 40 ml पर केजी बॉडी वेट से आईवी फ्लूइड देंगे। बच्चे के स्किन के ऊपर अगर रेशेस हो चुके हैं, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम हो चुका है, अगर ऐसा कोई केस देखने को मिलता है तो फोटोथेरेपी को बंद कर देंगे। इवन अगर चाइल्ड हैविंग द फीवर तब भी फोटोथेरेपी बंद करेंगे। अगर हम किसी बच्चे का सीरम बिलिरुबिन लेवल सैंपल लेने जा रहे हैं तो उस केस में भी क्या करेंगे? फोटोथेरेपी बंद करेंगे, क्योंकि रीडिंग क्या आ सकती है? अबनॉर्मल आ सकती है। तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे। आपको फिर से हम बोलना चाहेंगे लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है आपको 1 Feb 2025 से। स्पेशल बैच आपका मॉर्निंग बैच रहने वाला है, 4499 के अंदर आपके पास अवेलेबल रहेगा। और इसके अंदर आपको 5000 एमसीक्यूज का टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, जहां पर स्पेशल एमसीक्यूज रहेंगे रिगार्डिंग द नॉर्सेट एंड अदर एग्जामिनेशन। तो ज्वाइन अस ऑन दिस journey 100 topic of selection. Thank you so much guys for joining this platform on Nursing Wi-Fi.